नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विकेंद्रीकरण का भाग 2 अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट 2। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग, सिग्निफिकेंस, अप्रोचेस और टाइप्स। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसको देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। साथ ही साथ उसी लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना था। वहां आपको दो वीडियोस देखनी थी, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायती राज और स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। दोस्तों, अब विश्वास मानिए, जब आप वे दोनों वीडियो को देख कर यहाँ आएंगे तो आपको इतना बेहतरीन तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट समझ में आएगा कि आप खुद स्वयं अपने आप में फील करेंगे कि मुझे इसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया है। और ये भी विश्वास मानिए कि आप एक बार अगर मेरे पूरे वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो जितने भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस होंगे और जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन होंगे, आप एक बार जाकर उसको खुद अटेम्प्ट करना। मेरा विश्वास करो, आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन उसमें रहे होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ है वह किस प्रकार से इवॉल्व हुआ हमारे हिंदुस्तान में। ऋग्वेदिक पीरियड से शुरू करेंगे और हम लोग 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1993 में पास हुआ, वहां तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे भारत में इवॉल्व हुआ है, इसका विकास हुआ है। और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्पेशली देखेंगे पंचायती राज को और उसके बाद हम लोग देखेंगे म्युनिसिपैलिटी को। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले वो जो होमवर्क वाला दो वीडियो है इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वो भी देख कर आओ यार, तब समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा आपका सिलेबस और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस, रूरल एंड अर्बन। तो जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वह है पंचायती राज, और जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वह है म्युनिसिपैलिटी। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल के हमारे भारत में जो हमारे गांव हुआ करते थे, स्पेशली ऋग्वेदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक काल में, वह स्वयं शासित हुआ करते थे। और दोस्तों, सभी लोग साथ में मिलकर शासन व्यवस्था को कायम रखने का कार्य करते थे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉडी हुआ करती थी, जो लीड करती थी उन लोगों को, वह थी सभा। सभा ही कुछ समय के बाद क्या होता है, पंचायत का रूप ग्रहण कर लेती है। पंचायत का शाब्दिक अर्थ होता है काउंसिल ऑफ 5 पर्सन्स, अर्थात 5 लोगों का परिषद। और ये जो काउंसिल में 5 लोग रहते हैं जो कि आपस में मिलकर गांव के सभी विवादों का निपटारा करते हैं, ये मेनली सबसे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं गांव के। और दोस्तों, इस टाइम में जो हमारे पंचायत थे, पंचायत के पास काफी अधिक शक्तियां हुआ करती थी। उनके पास लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर भी हुआ करती थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एंशियंट इंडिया में जो पंचायत थे वह काफी स्ट्रांग हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, जो पंचायत में सदस्य हुआ करते थे 5, वह नॉमिनेटेड हुआ करते थे, अर्थात वह मनोनीत हुआ करते थे। जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते थे उन्हें ही पंचायत का भाग बना दिया जाता था, उसके लिए चुनाव नहीं होता था और वही गांव की देखभाल करते थे। बाद में मौर्य काल में और चोलाज के काल में भी पंचायतों को रिकॉग्नाइज किया गया और गांवों को काफी शक्ति भी दी गई। उसके बाद दोस्तों, एक चीज आपको याद रखना है कि एंशियंट पीरियड में जो पंचायत थे वह यूनिवर्सल फीचर नहीं थे, अर्थात हमारे पूरे देश में पंचायत विद्यमान नहीं थे। वह साम्राज्यों पर डिपेंड करता था, वह अंपायर्स पर डिपेंड करता था कि कौन सा अंपायर पंचायत को रिकॉग्नाइज कर रहा है, कौन सा अंपायर पंचायत को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो मध्यकालीन भारत था, मध्यकालीन भारत में कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। और उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डेवलपमेंट्स होते हैं ब्रिटिश पीरियड में।
इसीलिए अब हम ब्रिटिश पीरियड को देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का किस प्रकार से ब्रिटिश काल में विकास हुआ। तो हम दोस्तों ब्रिटिश काल को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं और इस चीज को समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले भारत में कंपनी का शासन था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। और जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1858 में, उसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और उसके तहत कंपनी के हाथों से शासन को छीनकर सीधे महारानी के हाथों में अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में दे दिया गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी रूल में किस प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विकास हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 1687 1687 में सबसे पहली बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप किया जाता है मद्रास में, और उसे मात्र एक ही कार्य सौंपा जाता है, वह है सैनिटेशन अर्थात स्वच्छता से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों चार्टर एक्ट आता है 1793 से में, और जब 1793 में चार्टर एक्ट आता है तो इस चार्टर एक्ट के तहत म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपेंड किया जाता है। जो तीनों प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी, तो उन प्रेसिडेंसीज के टाउन में, अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी का जो टाउन हुआ करता था कलकत्ता, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी का जो मेन टाउन वाला जो क्षेत्र हुआ करता था वहाँ, और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो मेन टाउन वाला क्षेत्र हुआ करता था वहाँ। देखिए जब हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करते हैं ना, तो हम अभी का पूरा गुजरात और अभी का पूरा महाराष्ट्र का बात करते हैं। बॉम्बे का मतलब मुंबई नहीं होता है, ठीक है ना। और उसी तरह से हम अगर मद्रास की बात करते हैं तो मद्रास का मतलब चेन्नई नहीं है यहाँ। मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब है पूरा का पूरा तमिलनाडु। तो दोस्तों ये जो चार्टर एक्ट 1793 आया, इसमें ये तीनों प्रेसिडेंसी में जितने भी शहरी इलाके थे वहां म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का स्थापना हुआ, ना कि पूरे के पूरे प्रेसिडेंसी में, क्योंकि पूरा का पूरा भाई प्रेसिडेंसी शहर उस समय हुआ ही नहीं होगा, उस समय गांव हुआ होगा। अब अभी भी आप देख सकते हो महाराष्ट्र में बहुत सारे गांव हैं, गुजरात में बहुत सारे गांव हैं, उस समय से कहाँ से होगा। तो इस चीज में बहुत ही कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों 1842 में क्या होता है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपेंड कर दिया जाता है बंगाल में थ्रू द बंगाल्स पीपल एक्ट 1842। सबसे पहले चार्टर एक्ट आया था 1793 में। इससे दोस्तों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का स्थापना तो हुआ था, लेकिन बंगाल का सिर्फ कैपिटल टाउन में अर्थात कलकत्ता में। लेकिन और भी बंगाल में जो भी शहरी क्षेत्र रहे होंगे, उस समय पटना भी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, और भी सब बंगाल के ही हिस्सा हुआ करते थे। जो जो आज की इंपॉर्टेंट सिटीज है, उस समय बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था। तो बाकी जो छोटे छोटे शहर थे बंगाल में, वहां भी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश कर दिया गया बंगाल्स पीपल एक्ट 1842 के द्वारा। लेकिन दोस्तों वहां चुनाव के कोई भी प्रावधान नहीं थे, और सिर्फ ब्रिटिश को ही नॉमिनेट किया जाता था इन म्युनिसिपैलिटीज में, इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, और उन्हें भी लिमिटेड फंक्शन दिया जाता था साफ सफाई से रिलेटेड। तो दोस्तों ये हो गया 1842 तक का डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे जो कंपनी के रूल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हुआ, उसकी क्या विशेषताएं थी। तो दोस्तों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वेर प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट। जो ब्रिटिश इंटरेस्ट थे उनको पूरा करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में कंपनी के द्वारा। इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई हर एक ब्रिटिश नागरिक को यहाँ पावर चाहिए था कि हम अगर भारत में हैं तो हमें कहीं ना कहीं शक्ति दो। अब भाई अब कहाँ से तुम सबको पावर दोगे। तो इसके लिए ये सोचा गया कि हम लोग लोकल लेवल पर भी एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करते हैं, और कुछ ब्रिटिश जो शक्ति मांग रहे हैं कि हमें भी पावर चाहिए, हमें भी कुछ पद चाहिए, तो उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम लोग घुसा देते हैं, वो भी शांत हो जाएंगे। तो इसलिए बस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्थापना किया गया था ताकि ब्रिटिश के हित को पूरा किया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था उसमें ब्रिटिशर्स डोमिनेट करते थे, और जो इंडियन पॉपुलेशन थी उनको उसमें पार्टिसिपेट करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता था,
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ब्रिटिश हित को जब पूरा करने के लिए बना है तो भारतीयों को कहाँ से वे वहां भागीदारी देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ इलेक्शन नहीं होते थे, यहाँ जितने भी आपके पद भरे जाते थे सबके सब नॉमिनेट किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, ना कि चुने जाते थे। तो ये था दोस्तों कंपनी रूल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डेवलपमेंट। अब 1858 आ जाता है, 1857 की क्रांति होती है, अंग्रेज डर जाते हैं। 1858 में कंपनी से शासन छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है, अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट को। कहा जाता है अब महारानी भारत पर शासन करेंगी और आप भारतीय बिल्कुल चिंता ना करें, आपको भी हम शासन में भागीदारी देंगे। तो दोस्तों वादा किया था उन लोगों ने। तो इसीलिए ईसीआई का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसीलिए दोस्तों 1870 में जो वाइसरॉय थे लॉर्ड मायो, वो एक फेमस रेजोल्यूशन पास करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पर और एसोसिएट इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे और भारतीयों को भी शासन में भागीदार बनाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि भाई प्रस्ताव पास कर देने से या फिर कानून बना देने से आप विकेंद्रीकरण को अचीव नहीं कर सकते, उसके लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों जो लॉर्ड मायो ने 1870 में प्रस्ताव पास किया उसके बाद उन्होंने ऐसी कोई भी पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई। हम ये भी मान सकते हैं कि शायद उनके मन में ही खोट था, वह भारतीयों को स्वशासन नहीं देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में। जो लॉर्ड रिपन होते हैं उस समय के जो वाइस रॉय होते हैं हमारे भारत में, वह 1882 में एक प्रस्ताव पारित करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर। और इसीलिए दोस्तों उन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रस्ताव रहता है यह सच्चे मायने में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमारे भारत में स्टैब्लिश कर देता है, वह पंचायती राज हो या फिर म्युनिसिपैलिटी हो। दोस्तों जो लॉर्ड रिपन हुआ करते थे वह एक उदारवादी व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों वह ये भी कॉन्फिडेंट थे कि अभी वह समय नहीं है जहां भारतीय शासन कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ शक्तियां डिसेंट्रलाइज्ड करके भारतीयों के हाथों में दी। और ये जो रेजोल्यूशन था, ये रेजोल्यूशन ने क्या किया कि जितने भी उस समय प्रोविंसेस थे हमारे भारत में ब्रिटिश इंडिया में, जैसे में बॉम्बे था, असम था, पंजाब था, तो दोस्तों इस प्रस्ताव से ये सुनिश्चित हुआ कि जो लोकल सेल्फ बॉडीज होंगी, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडीज होंगी, वह इलेक्ट की जाएंगी और जितने भी प्रोविंसेस होंगे वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड कानून बनाएंगे। और वह प्रोविंसेस प्रांतों के सरकारों की वह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह किस प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को फंक्शन देते हैं, पावर देते हैं और फिनांसेस की सुविधा देते हैं। ऐसा आज भी हमारे देश में होता है, जो राज्य सरकारें होती हैं वही तय करती हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कितनी शक्ति दी जाएगी। तो इसी प्रकार का उस समय भी लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव के द्वारा किया गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है वह है रॉयल कमीशन डिसेंट्रलाइजेशन पे बिठाया जाता है 1909 में। इसके चेयरमैन होते हैं CEH हॉबहाउस। तो दोस्तों इस कमीशन का मेन फोकस होता है कि जो लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव के द्वारा प्रोविंसेस पर दायित्व दिया गया है कि वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे कार्यों को करेंगे, तो वह किस प्रकार से अपने कार्यों का निर्वाह कर रहे हैं और क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हर एक प्रांतों में सफल रही है अथवा विफल रही है। तो दोस्तों ये कमीशन कंक्लूजन पर आता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट असफल रही है सभी प्रांतों में, क्योंकि दोस्तों उनका अनरिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, अर्थात वहां लोगों को चुना कम जाता है और मनोनीत ज्यादा कर लिया जाता है। वैसे तो उस समय में लिमिटेड फ्रेंचाइज हुआ करती थी, कुछ ही लोग वोट दे सकते थे, कुछ ब्रिटिश और कुछ ऐसे भारतीय जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करता था। लेकिन दोस्तों चुनाव तो था ना, तो कम से कम लिमिटेड फ्रेंचाइज था, तो आप उसी लिमिटेड फ्रेंचाइज से आप लोगों को चुनिए और उसके बाद फिर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में स्थान दीजिए। पर ऐसा नहीं होता था, ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को नॉमिनेट कर लिया जाता था।
उसके बाद ये कमीशन दो रिकमेंडेशन, दो सुझाव देती है। सबसे महत्वपूर्ण, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शुड हैव मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर। अगर आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बॉडी है तो दोस्तों अगर इसमें 10 लोग हैं तो इसमें से भाई मेजॉरिटी कम से कम 6 लोग तो ऐसे होने ही चाहिए जिन्हें आप चुन करके लाएं और उन्हें आप मनोनीत ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बॉटम अप अप्रोच अपनाना चाहिए, ना कि टॉप डाउन अप्रोच। अर्थात लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को विलेज लेवल से शुरू करना चाहिए, ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से। अर्थात विलेज लेवल से शुरू करके ब्लॉक लेवल फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेकर आओ। और यही पैटर्न हम आज भी देख सकते हैं दोस्तों, बॉटम अप अप्रोच है हमारे आज भी म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज का। ब्रिटिश काल में और जो दो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, पहला तो प्रस्ताव लाया जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर 1915 में, और एक और प्रस्ताव लाया जाता है 1918 में। और दोनों प्रस्तावों का एक ही लक्ष्य होता है कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत करेंगे भारत में, और ज्यादा से ज्यादा भारतीयों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित करेंगे। और दोस्तों, जो सबसे अंतिम जो आपका डेवलपमेंट होता है जो कि ब्रिटिश के द्वारा लाया जाता है, वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का। उसमें भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्थान दिया गया था और उसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट के रूप में एक्नॉलेज किया गया था। और आज भी आप देख सकते हैं यही पैटर्न फॉलो होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आज भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, अर्थात स्टेट लिस्ट का मैटर है। मैं पिछले वीडियो में तो बहुत बार आपको बताया हूँ। तो ये ब्रिटिश काल में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे। अब हम दोस्तों आजाद हो गए हैं अंग्रेजों से, अब हमारा संविधान बन रहा है। तो दोस्तों, आपने कभी ये बात सोचा है कि जो गांधी जी थे वो हमेशा ग्राम स्वराज की बात करते थे, अर्थात गांव को शक्ति देनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्यों नहीं रखा गया? 3 टियर स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया गया? 2 टियर स्ट्रक्चर ही क्यों बनाया गया? स्टेट और सेंट्रल लेवल के बीच ही क्यों सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया? इसका पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि जब गांधी जी ने बोला कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दो, तो इसे बी आर अंबेडकर ने बहुत पुरजोर तरीके से अपोज किया। बी आर अंबेडकर का मानना था कि भाई अगर अभी के अनपढ़ भारत में, उस समय लिटरेसी रेट लगभग 20% था भाई, और उस समय भी जमींदारी थी, उस समय भी इनक्वालिटी थी। अब अगर अभी के अनपढ़ भारत में अगर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे यूनिट्स बना देंगे तो उससे भ्रष्टाचार प्रमोट होगा, उससे लोकलिज्म प्रमोट होगा, और उससे बैकवर्डनेस प्रमोट होगा। और गांधी जी और बी आर अंबेडकर में ठन गई। इसीलिए दोस्तों, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए आर्टिकल 40 को रख दिया गया, डीपीएसपी का पार्ट बना दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। और उसमें कह दिया गया कि ठीक है, अगर राज्य बाद में चाहे तो वह विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो यही कारण था कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्थान नहीं मिला। बस ये बता दिया गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाद में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और बाद में अगर ऑर्गेनाइज होगा तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर तमाम फैसले राज्य सरकार लेगी, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट का विषय बना दिया गया। तो ये हुआ संविधान के बनाने के समय। अब दोस्तों, हम आजाद हो गए हैं, हमारा संविधान लागू हो गया है। तो जो हमारी पहली सरकार थी वो चाहती थी कि हम देश के सभी जिले, सभी ब्लॉक और सभी गांव से जुड़ें। और इसी कोशिश में उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, और उन्होंने गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 1952 को एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अर्थात एक छोटे स्तर पर एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, अर्थात कुछ ही स्टेट्स में। उस प्रोजेक्ट का नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का पर्पस था कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, डिस्ट्रिक्ट्स को तुम ब्लॉक्स में बांट दो, और ब्लॉक्स की जो जिम्मेदारी है ना वह एक ऑफिसर को दे दो, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाएगा, बीडीओ कहा जाएगा। और वही इन ब्लॉक्स का इंचार्ज होगा। तो एक डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में बांट दिया गया, और एक ब्लॉक को उसके बाद विलेजेस में बांट दिया जाएगा।
अगर आप मेरा होमवर्क करके आए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर आप नहीं करके आए होमवर्क, फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन पढ़ के आओ, पंचायती राज का भी और म्यूनिसिपैलिटी का, तब समझोगे। तो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट को कई ब्लॉक्स में बांट दिया गया और एक ब्लॉक का एक वीडियो होगा जो कि उस ब्लॉक का उसका इंचार्ज होगा। और उसके बाद जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स में बहुत सारे गांव होंगे और वीडियो के नीचे जो है वह होगा VLW, अर्थात विलेज लेवल वर्कर। जो VLW होगा वह क्या करेगा, वह गांवों के साथ टच में रहेगा और जितने भी पॉलिसीज प्रोग्राम केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करेगा गांव में। तो दोस्तों, एक ब्लॉक का तो एक वीडियो होगा, लेकिन एक गांव का एक ही VLW होगा, ऐसा मत सोचना। अगर एक ब्लॉक में मान लो 20 गांव है, तो हो सकता है कि एक VLW को 2 गांव की जिम्मेदारी दे दी जाए या 3 गांव की जिम्मेदारी दे दी जाए। तो ऐसा मत सोचना कि एक गांव का एक ही VLW भी होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जब सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट इसको चलाया, तो सरकार को यह महसूस हो गया कि भैया ये बढ़िया प्रोग्राम है, इससे हम सच में कनेक्ट कर पाएंगे गाँव से और जो भी जिले हैं हमारे देश में उनसे। तो दोस्तों, उसने इस पायलट प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दिया और बोला कि हम ये पूरे देश में लागू करेंगे। और जब पूरे देश में लागू करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, तो इसी का नाम बदलकर इसको कर दिया गया नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा, सबसे पहला था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि था पायलट प्रोजेक्ट, और उसके बाद फिर आया NES अर्थात नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जिस समय कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा होता है, उसी समय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की भी स्थापना होती है अगस्त 1952 में। यह एक ऐसा काउंसिल होता है जिसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं और खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। और इसका मेन मकसद था 1952 में कि अभी जो नवजात स्वतंत्र हमारा देश है उसे हम किस प्रकार से साथ में मिलकर डेवलप कर सकें, सभी स्टेट्स और केंद्र सरकार। तो दोस्तों, यही कार्य होता है NDC का। आज भी NDC एग्जिस्ट करती है। तो जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को कुछ साल हो गए, तो NDC ने फैसला लिया कि हम रिव्यू करेंगे कि कितना सफल रहा ये दोनों प्रोग्राम। तो इसके लिए इन्होंने एक कमेटी की स्थापना की, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जांच करती है और कुछ रिकमेंडेशन देती है NDC को। वो बोलती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम करो, ग्राम पंचायत की स्थापना करो, पंचायत समिति की स्थापना करो और जिला परिषद की स्थापना करो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। उसके बाद जो DC होगा उसे चेयरमैन बना दो जिला परिषद का, और ट्रांसफर करो रिसोर्सेस और पावर टू द बॉडीज, जो कि तुम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडी बनाओगे उसको। तो दोस्तों, ये जो रिकमेंडेशंस थे ये मान लिए गए NDC के द्वारा 1958 में। और NDC ने ये तय किया, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे अर्थात सभी स्टेट्स ने तय किया कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने यहाँ बनाएंगे और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाएंगे। तो इसी तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना होती है, ताकि जो कनेक्शन है गांवों तक वो ज्यादा पहुंच सके सरकारों का, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का। तो जिस तरह से हमको पता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वह स्टेट सब्जेक्ट था, तो राज्यों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किस प्रकार से इसको लागू किया जाए। तो ऐसा ही होता है। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ, राजस्थान पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अपने यहाँ स्टैब्लिश किया। वह नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली बार हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन और महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो उद्घाटन था वो खुद प्रधानमंत्री जी ने किया था, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना जिन्होंने पंचायती राज को स्टैब्लिश किया अपने स्टेट में। और मिड 1960 आते आते तक लगभग सभी राज्यों ने पंचायती राज अपने यहाँ स्टैब्लिश कर लिया। लेकिन दोस्तों, उसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी और दोस्तों राज्य पॉलिटिकल विल, अपना इच्छा शक्ति भी नहीं दिखा रहे थे
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो शक्ति है वह नीचे तक दें, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हम कमज़ोर ना हो जाएं अगर ज़्यादा शक्तियां अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दें। उन्हें डर था कि फेडरलिज्म के प्रिंसिपल का हनन हो जाएगा, फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार को सुपरसीड कर देगी और केंद्र सरकार हो सकता है कि सीधे लोकल गवर्नमेंट के साथ अपना संबंध स्थापित कर ले और यहाँ राज्य सरकारों को अनदेखी कर दी जाएगी। तो इसीलिए राज्य सरकार काफी डरे हुए थे कि भाई पावर तो आखिर राज्य सरकार वाला ही देना था ना, नीचे केंद्र का थोड़ी कोई पावर जा रहा था। तो भाई इसीलिए राज्य सरकार को थोड़ा चिंता तो होगा ही, और आज भी यही चिंता है और आज भी यही बात है कि आज हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काफी कमजोर है हमारे देश में। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही हुआ, कुल मिलाकर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी और पॉलिटिकल विल नहीं दिखाया हमारे राज्यों ने। तो जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कमेटी बना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जांच करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पढ़ने के लिए, वो है अशोक मेहता कमेटी, जो कि 1977 में स्टैब्लिश किया गया जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। उस समय कांग्रेस चुनाव हार गई थी। उस समय जो देसाई साहब थे, मोरारजी देसाई, वो प्रधानमंत्री बने थे और वो फिर से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पुनर्जीवित करना चाहते थे। तो ये कमेटी बैठती है, ये कमेटी 132 सुझाव दे देती है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये रहते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सुझाव रहता है कमेटी का कि भाई 3 टियर स्ट्रक्चर वाला सिस्टम को ना तुम 2 टियर वाले से रिप्लेस करो। मतलब जो बीच वाला जो इंटरमीडिएट लेवल है ना, उसको हटा दो। मतलब पंचायत समिति वाला जो पार्ट जो बताया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने, उसे हटा दो। दूसरा रिकमेंडेशन था पॉलिटिकल पार्टी शुड पार्टिसिपेट एट ऑल लेवल्स इन इलेक्शंस, कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन टू बी गिवन टू दीज इंस्टीट्यूशंस, जिला परिषद to be made responsible for planning at state level, a minister of Panchayati Raj to be appointed by the State Council of Ministers, constitutional recognition to be given to Panchayati Raj institution। तो दोस्तों सबसे पहला बार किसी ने अगर सुझाव दिया कि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दो, तो वह था अशोक मेहता कमेटी, ना कि एल.एम. सिंघवी कमेटी। तो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, तो इस चीज को याद रखना। और जितने भी ये सब प्रोविजन है ना, आज हम देख सकते हैं आज के कंटेक्स्ट में। आप बलवंत राय मेहता कमेटी का भी जो प्रोविजन है वो भी आप देख सकते हो, 3 टियर स्ट्रक्चर। तो सारी कमिटीज की जो जो खास चीजें थी उसे हम लोगों ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली क्या होती है, जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और वह इन रिकमेंडेशन पर कुछ एक्शन ले पाती इससे पहले ही उनका टाइम फिक्स हो जाता है। जो तीसरी कमेटी बैठी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जांच करने के लिए, वह थी जे.भी.के. राव कमेटी, जो कि 1985 में राजीव गांधी के सरकार के टाइम में बैठी और इसे प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट किया। इस कमेटी का ये मानना था कि जो भी डेवलपमेंटल रोल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वह धीरे धीरे राज्यों के द्वारा उनसे छीना जा रहा है। और इस कमेटी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बताया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ग्रास विदाउट रूट्स है। उसने कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए, जैसे कि जिला परिषद टू बी गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस एंड ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट दैट लेवल टू बी हैंडेड टू इट। पोस्ट ऑफ डीडीसी अब हर एक जगह होता है। पोस्ट ऑफ डीडीसी टू बी क्रिएटेड एज एक्टिंग सीईओ ऑफ जिला परिषद एंड रेगुलर इलेक्शंस टू बी हेल्ड। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी जो कि जे.भी.के. राव कमेटी के द्वारा दी गई। तो दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के कंटेक्स्ट में, वह थी एल.एम. सिंघवी कमेटी, जो कि राजीव गांधी के सरकार ने अपॉइंट किया था 1986 में। तो दोस्तों ये कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए, वह था कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पीआरआई इंस्टीट्यूशंस, अर्थात इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रख दो। न्याय पंचायत टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द क्लस्टर ऑफ विलेजेस, इसको मैं डिस्कस करूंगा जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और दोस्तों इसी के रिकमेंडेशन को मानते हुए राजीव गांधी सरकार ने सबसे पहली बार कोशिश किया कि हम पंचायती राज
और म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे और संविधान में स्थान दे। और इसीलिए दोस्तों राजीव गांधी सरकार ने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए और 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर म्युनिसिपैलिटी इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में 1989 में। लेकिन दोस्तों जैसा कि राज्यसभा थी इसको अपोज कर दिया, क्योंकि अगर आप इस बिल को पास कर लेते तो राज्यों की काफी सारी शक्तियां जो थी वह कहाँ चली जाती, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास। और राज्य इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, राज्य को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से। वह सोच रही थी कि अगर ये बिल पास हो गया और एक्ट बन गया गलती से तो भैया हमारे सारे जो शक्ति हैं वह नीचे चले जाएंगे। और इसीलिए जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्य को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा स्टेट्स को, इसीलिए वहां पे इस बिल को अपोज कर दिया गया और दोस्तों ये बिल लैप्स हो गया और फिर राजीव गांधी की सरकार गिर गई। उसके बाद दोस्तों वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने भी काफी कोशिश किया, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस बुलाया, सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस किया और बोला कि आप भाई बताओ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कौन कौन से क्लॉजेस से आपको प्रॉब्लम है। कोशिश किया कि हम डेडलॉक को सॉल्व करें और इस बिल को हम लोग एक्ट बना दें 1990 में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया, राज्य सरकार नहीं मानी और सीएम्स नहीं माने। ये 2 डे कॉन्फ्रेंस काफी नहीं था उनके लिए। बाद में दोस्तों पीआरआई को अर्थात पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटी को संविधान में स्थान मिल पाया पीवी नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान। जो राव साहब होते हैं, जितने भी कंट्रोवर्शियल क्लॉजेस होते हैं इस बिल में जो कि स्टेट्स को नामंजूर थे, वो सब डिलीट कर देते हैं। और जब डिलीट करके इसको पास किए तो आज का हम लोगों का इतना मतलब कमजोर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटी, समझो तो दया दृष्टि राज्यों की है उन पर। अगर राज्य चाहे तो उनको पूरी तरह से इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट का मतलब, अब उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो दोस्तों उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार पास करती है 2 एक्ट, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मिलती है और 74th से म्युनिसिपैलिटीज को। तो इस तरह से हमारे यहाँ 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित होता है। तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1993 में प्रेसिडेंट का एसेंट पाता है और ये लागू होता है 24 अप्रैल से 1993 से। इस दिन सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। तो इसी दिन से इसे लागू किया जाता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, संविधान में क्या बदलाव आते हैं, तो पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243 तक जुड़ जाता है। और हम जानते हैं कि पहले हमारे संविधान में जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मात्र 8 अनुसूचियां थी, मतलब 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज हमारे पास 12 शेड्यूल है। तो जो 11वां शेड्यूल एग्जिस्टेंस में आता है ना, वो इसी 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा आता है। और ये जो 11वां अनुसूची है इसमें 29 विषय दिए हुए हैं जिन पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्थात पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कानून बना सकती है। बनाएगी मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि 29 सब्जेक्ट में से कितना सब्जेक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिए जाएंगे ये डिपेंड करेगा राज्य सरकारों पर। किसी राज्य में ज्यादा, किसी राज्य में कम दिए जा सकते हैं, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी अभी भी नहीं है। नवा जो शेड्यूल आया वह कब आया, तो वह आया आपका प्रथम संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1951 में लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड, उससे आया आपका 9th शेड्यूल। जो 10th शेड्यूल आया वह डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से
वह आया था आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये मेरे ख्याल से 1985 के आसपास में पारित हुआ था, राजीव गांधी के सरकार ने पारित करवाया था। आप एक बार देख लेंगे। तो ये हो गया 9वां, 10वां, 11वां मैंने बता ही दिया। और दोस्तों जो 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1993 में पास हुआ, जिससे म्युनिसिपैलिटी एग्जिस्टेंस में आई, इसने पार्ट 9A को ऐड किया हमारे संविधान में और आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 तक ऐड किया। और साथ ही साथ दोस्तों जो अंतिम शेड्यूल है, 12वां शेड्यूल, वो यही 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा हमारे संविधान का अंग बना है। और इस 12वें अनुसूची में जिस प्रकार से 11वें में 29 सब्जेक्ट्स थे ना, जिस पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है सो एक्ट कर सकती है, फंक्शंस थे उतने, इसी प्रकार से 18 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि दिए जा सकते हैं म्युनिसिपैलिटी को कार्य करने के लिए। लेकिन फिर से वही इसमें लिमिटेशन है कि राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है कि 18 में से कितना विषय वह म्युनिसिपैलिटी को आगे ट्रांसफर करेगी। मैंने पहले भी पार्ट में आपको इसको बहुत बार बता दिया है। तो दोस्तों बस इतना ही है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो पार्ट 3 होगा, उसमें हम डिटेल में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, उसको समझेंगे। और जो फोर्थ पार्ट आएगा ना इसका, उसमें हम लोग समझेंगे म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपका नॉलेज में थोड़ा सा भी अगर इन्हेंसमेंट हुआ है दोस्तों, तो भाई मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करो, साथ ही साथ वीडियो को हो सके तो शेयर करो। और मेरे भैया सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। और ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ते रहो विथ पढ़ो तो ऐसे।